नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग जी के द स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मॉर्निंग जी के ऑब्जेक्टिव क्लास 156, जिसमें हमने सर्वोच्च न्यायालय को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 5। भारतीय संविधान के भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? सही आंसर है ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए निम्न में से कोई सी भी एक अर्हता होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संसद। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति फ्रांस देश के संविधान से प्रेरित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी में। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद एवं सत्र न्यायालय सभी में है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब। सही आंसर ऑप्शन डी, न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़ पूर्ति नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गढ़पूर्ति नहीं होता। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन बी, 10 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम उच्च न्यायालय का 10 वर्ष एडवोकेट का अनुभव होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, 65 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है।
सही आंसर है ऑप्शन ए 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। हमारा अगला प्रश्न है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? सही आंसर है ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय के पास है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? सही आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 143 में। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री अनुच्छेद 143 में बनाया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसको प्रस्तुत किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत का उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को भारत का उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का है। यह उसका सही आंसर है ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका है। सही आंसर है ऑप्शन ए स्वतंत्र। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है। सही आंसर है ऑप्शन बी एकीकृत। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन सी संसद। हमारा अगला प्रश्न है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? सही आंसर है ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? हमारा अगला सही आंसर है ऑप्शन ए जस्टिस एम हिदायतुल्ला। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 2,80,000 रुपए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति माह 2,80,000 रुपए का वेतन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 2,50,000 रुपए। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? सही आंसर है ऑप्शन सी न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? सही आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकती है? सही आंसर है ऑप्शन सी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, कदाचार एवं असमर्थता। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, संचित निधि से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रही है? सही आंसर है ऑप्शन ए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 65 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय को सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार है। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। हमारा अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, पीएन भगवती। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 129। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, फातिमा बीबी। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? सही आंसर है ऑप्शन सी, कमल नारायण सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, हीरालाल जे कानिया। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? सही आंसर है ऑप्शन डी, वाई वी चंद्रचूड़। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक वाई वी चंद्रचूड़ पदस्थ रहे। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से।